नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और आपको सीधे लिए चलते हैं चिकमंगलुरु कर्नाटक में, जहां पे कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कर्नाटक के दौरे पे हैं जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, पदाधिकारियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चिकमंगलुरु में पहुंचे हैं। वहां धर्म गुरुओं से मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात की है। तो चिकमंगलुरु के दौरे पर हैं जेपी नड्डा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गर्मजोशी के साथ जेपी नड्डा का स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, बातचीत की, पदाधिकारियों से बातचीत की जेपी नड्डा ने। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बीजेपी समर्थकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। कर्नाटक के दौरे पर हैं जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो चिकमंगलुरु में जेपी नड्डा का स्वागत किया गया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पूजा आरती और तिलक भी लगाया गया जेपी नड्डा को। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। अगली बड़ी खबर, देश भर में 72 जगह एनआईए की छापेमारी हुई। जी हां, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में एनआईए ने रेड की। यूपी, गुजरात, एमपी में भी एनआईए ने छापे मारे। गैंगस्टर और उनके सिंडिकेट के खिलाफ ये रेड है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देश भर में 72 जगहों पर छापेमारी की गई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में एनआईए की रेड हुई है। यूपी, गुजरात, एमपी में भी एनआईए के छापे देखने को मिले हैं। तो गैंगस्टर और उनके सिंडिकेट के खिलाफ ये रेड है। लगातार एनआईए छापेमारी कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर और उनके सिंडिकेट के खिलाफ ये रेड है। देश भर में 72 जगहों पर और अलग अलग राज्यों में एनआईए की ये छापेमारी देखने को मिली है। यूपी हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, अलग अलग जगहों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी छापेमारी कर रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी एनआईए ने रेड मारी है। अली शरर हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अली, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो रेड है इसका मिशन क्या है? 72 जगहों पर जो एनआईए ने छापेमारी की है, इसका मकसद क्या, उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, बिल्कुल रवीश, आपको बताते हैं, जिस तरह से पीएफआई की कमर तोड़ने के लिए पहले हाल ही में एनआईए ने छापेमारी करके देश को में प्रतिबंध किया था पूरा पीएफआई, ठीक इस तरीके से ही देश में जहां जहां हथियार सप्लायर हैं और जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं उनके विरुद्ध ये कार्रवाई और छापेमारी जारी है। देश में 72 लोकेशनों पर छापेमारी जारी है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में। जैसे मुख्य स्थान है इसका पंजाब का चंडीगढ़, लुधियाना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, प्रतापगढ़ और गोंडा, ये जिले वो हैं जो बेहद नेपाल बॉर्डर के करीब हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए गुजरात के, तो गांधीनगर से ये छापेमारी चल रही है। गांधीनगर में बताया जा रहा है विष्णु जो गैंगस्टर है उसके बेहद करीबी कुलविंदर के यहाँ पे छापेमारी चल रही है, जो कि इंटरनेशनल ड्रग्स सप्लायर है। और उसके गुर्गो, क्योंकि इनका मानना ये है एनआईए की टीम का कि अगर सप्लाई जो करने वाले हैं हथियारों की या ड्रग्स की, उनकी कमर तोड़नी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी मंशा के अनुसार सरकार की लेकर के ये छापेमारी की जा रही है, क्योंकि देश में जहां जहां से हथियार आते हैं, जो हथियार सप्लाई हैं, जो फिलहाल जेल में ही बंद है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई, छापेमारी जारी है। अली, क्या अभी किसी की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? क्योंकि हमने देखा था जब पीएफआई के में छापेमारी हुई थी राजस्थान में, वहां पे गिरफ्तारी भी की गई थी। क्या यहां पर भी, क्योंकि गैंगस्टर सिंडिकेट की यहां पे बात सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल रवीश, आपको बताते हैं दिल्ली एनसीआर में भी छापेमारी जारी है। कई अलग अलग स्थानों पर छापेमारी चल रही है, लेकिन अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। सिर्फ सुबह 4 बजे से छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है जल्द से जल्द जो लोग हिरासत में लिए उनकी पुष्टि की जाएगी, ऑफिशियली पुष्टि की जाएगी, क्योंकि ये छापेमारी बड़ी है। दर्जनों टीम निकली हुई है एनआईए की अलग अलग स्थानों पर जो छापेमारी कर रही है। दिल्ली के बेहद नजदीक नोएडा के सिकंदराबाद, जो कि बुलंदशहर बॉर्डर में भी आता है, और नोएडा में भी आता है, यहाँ भी छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है एक बड़े हथियार सप्लायर के यहाँ पर ये आज सुबह 4 बजे से छापेमारी चल रही है। इसके अलावा गांधीनगर में और पंजाब
के चंडीगढ़ में ये छापेमारी जारी है, जहां से कई लोग हिरासत में लिए गए, लेकिन अभी इनकी पुष्टि ऑफिशियली एनआईए की तरफ से की नहीं गई है। बताया जा रहा है जल्द से जल्द वो भी पुष्टि कर दी जाएगी। जनरली जब देखा जाता है अली की छापेमारी जब एनआईए करती है, लोगों को हिरासत में भी लिया जाता है, गैंगस्टर सिंडिकेट की यहाँ पे बात हो रही है, साथ ही साथ उनके जो अकाउंट्स होते हैं उनको भी खंगाला जाता है, तो क्या इसकी भी कोई जानकारी सामने आ रही है? के सारे फोन, लैपटॉप, इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो सब बरामद करते हुए अपने पास रख लिए गए। उनसे सर्च ऑपरेशन जारी है और उनके अकाउंट खंगाले जा रहे हैं जहां जहां छापेमारी की गई है कि आखिरकार इतना पैसा उनके पास कहां से आया। ये भी क्योंकि इंफॉर्मेशन है एनआईए के पास कि बड़ी रकम विदेश से इनके अकाउंट में सप्लाई हुई है, तो उसको लेकर की छापेमारी जारी है, उसकी जांच जारी है कि आखिरकार इतना पैसा इनके पास कहां से आया। लेकिन फिलहाल ये कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जब तक पुष्टि एनआईए की तरफ से न हो जाए कि कितने लोग हिरासत में लिए और कितने लोगों के अकाउंट सीज किए गए, ये बात तभी पुष्टि हो पाएगी। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि लगातार अकाउंट की डिटेल और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उनकी छापेमारी की जा रही है और उनको हिरासत में भी लिया गया है। अली 72 जगहों पर क्योंकि छापेमारी हुई है, यानी कि एक बहुत बड़ा अभियान एनआईए ने यहाँ पे चलाया है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि सुबह से ही एनआईए की छापेमारी यहाँ पर चल रही है। क्या कुछ बड़े गैंगस्टर्स या उनके सिंडिकेट, उनका कुछ पता लग पाया है अलग अलग राज्यों में, क्योंकि एनआईए छापेमारी कर रही है? देखिए रवि, जितने भी बड़े गैंगस्टर हैं देश के, उन्हीं के यहाँ पर ये छापेमारी जारी है, उन्हीं के यहाँ पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है। जो फिलहाल जेल में बंद हैं या वो फरार हैं, उनके यहाँ पर छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है जितने भी देश के बड़े सप्लायर हैं, आर्म्स सप्लायर, यानी कि जो अवैध हथियार की तस्करी करते हैं, इसके अलावा ड्रग्स जो नशे का कारोबार करते हैं, उनके यहाँ छापेमारी जारी है। और ये भी बताया गया है कि अब से पहले जितनी जानकारी मिली थी, क्योंकि अब से पहले भी एनआईए ने छापेमारी की थी, उसके मुताबिक जो उनसे पूछताछ की गई, उसके बाद अभी छापेमारी जारी है। क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी इसलिए मानी जा रही है कि देश की 72 लोकेशन पे है ये एनआईए की छापेमारी। अब से पहले जितनी छापेमारी की गई है वो 10 से 12 जगह या 15 जगह हुई थी, लेकिन 72 जगह अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि दर्जनों एनआईए के अधिकारी अलग अलग स्थानों पर जाकर छापेमारी कर रहे हैं। रवीश, अली बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अली शरर हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे। एनआईए ने देश की 72 लोकेशंस पर छापेमारी की है जो लगातार जारी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तेलंगाना के विकाराबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंदू कार्यकर्ता के आवास पर यहां पे हमला हुआ है, फर्नीचर और कार में तोड़फोड़ की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तेलंगाना से, जहां के विकाराबाद से बड़ी खबर आ रही है। हिंदू कार्यकर्ता के आवास पर यहां पर हमला किया गया है। बीआरएस विधायक के समर्थकों पर आरोप लग रहे हैं कि यह हमला उनकी तरफ से करवाया गया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फर्नीचर और कार में भी तोड़फोड़ की गई है। हिंदू कार्यकर्ता के आवास पर हमला किया गया है। बीआरएस विधायक के समर्थकों पर आरोप लग रहे हैं, यानी कि भारत राष्ट्र समिति, जिसका पहले नाम हुआ करता था तेलंगाना राष्ट्र समिति, तो बीआरएस के कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने इस कार्यकर्ता के घर पर हमला बोला, आवास पर हमला बोला, फर्नीचर के साथ तोड़फोड़ की गई। तो फर्नीचर और कार में भी तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हिंदू कार्यकर्ता के आवास पर हमला हुआ है। चले बढ़ते आगे। पटना से अगली खबर। पटना के बिहटा समेरा पुल का स्लैब गिर गया। निर्माणाधीन ओवरब्रिज भरभरा कर गिर गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घटना के समय निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। निर्माणाधीन ओवरब्रिज भरभरा कर गिर गया। घटना के समय निर्माण कार्य चल रहा था। गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया, ये ग्रामीण लोगों का कहना है। ग्रामीण ने आरोप लगाया है कि गुणवत्ता का कोई भी ख्याल नहीं रखा गया। तो ओवरब्रिज जिसका कि कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिसमें कि काम चल रहा था, वो ओवरब्रिज भरभरा कर नीचे गिर गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, ये भी जानकारी दी जा रही है। तो घटना के समय निर्माण कार्य चल रहा था, हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और इस तरीके की जब कंस्ट्रक्शन होगी तो फिर उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जोखिम भरा ये ओवरब्रिज रहता। बढ़ते आगे। असम के गुवाहाटी पहुंचा गंगा विलास क्रूज। पांडू पोर्ट पर पर्यटकों ने गर्मजोशी से इसका स्वागत किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असम के गुवाहाटी पहुंचा गंगा विलास क्रूज। जी हां, और पर्यटकों का यहां पर जब स्वागत किया गया। यात्रा के 42वें दिन असम पहुंचा है गंगा विलास क्रूज। वाराणसी से चला था दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज। पीएम मोदी ने गंगा विलास क्रूज को रवाना किया था।
तो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास यात्रा के 42वें दिन गुवाहाटी पहुंच गया है, जहां पर्यटकों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्रूज को रवाना किया था वाराणसी से और काफी लंबी यात्रा है। 42वें दिन असम पहुंचा है गंगा विलास क्रूज। पांडु पोर्ट पर पर्यटकों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे क्रूज से बाहर निकल रहे हैं पर्यटक और उनका पांडु पोर्ट पर स्वागत किया गया। उसमें कई विदेशी सैलानी भी शामिल हैं जो इस क्रूज का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से इस क्रूज को रवाना किया था। 42 दिन हो गए हैं क्रूज को और काफी लंबा सफर इस क्रूज को तय करना है। बढ़ते हैं आगे। पूर्व आईएएस अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। सुब्रमण्यम मौजूदा सीईओ परमेश्वरम अय्यर की जगह लेंगे, तो वहीं परमेश्वरम अय्यर अब विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक होंगे। बता दें कि सुब्रमण्यम 1987 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अफसर हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में ओएसडी भी रह चुके हैं। सुब्रमण्यम ने 30 जून को कॉमर्स सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभाली थी। इससे पहले 24 जून 2018 को उन्हें जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था। तो परमेश्वरम अय्यर होंगे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक, जो अभी तक नीति आयोग में सीईओ थे। बीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो बीवीआर सुब्रमण्यम बने नीति आयोग के नए सीईओ। 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। अगली खबर ओडिशा से। ओडिशा में महिला पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। पति ने अपनी दूसरी पत्नी पर एसिड फेंक दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओडिशा में महिला पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। पति ने अपनी दूसरी पत्नी पर एसिड से अटैक कर दिया। पारिवारिक विवाद में घटना को उसने अंजाम दिया। आरोपी युवक की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो पारिवारिक विवाद में घटना को अंजाम दिया। एक पति ने अपनी दूसरी पत्नी पर एसिड फेंक दिया। ओडिशा की घटना बताई जा रही है। ओडिशा में एक महिला पर एसिड अटैक हो गया, जहां एक पति ने अपनी दूसरी पत्नी पर एसिड फेंक दिया। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया है। आरोपी युवक की तलाश में पुलिस जुट गई। इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, जिसमें एक महिला जो है 22 साल की, उनके ऊपर एसिड फेंका गया है। जितना हमारे पास प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये महिला जो थी, जो मेन एक्यूज जो हैं, उनकी सेकंड वाइफ थी। एंड सिंस वो उनके फैमिली में कोई डिस्प्यूट था, उसके रिलेटेड ये असॉल्ट हुआ है। मोटिव ये हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं। एंड उनके साथ जो और 3 हैं वो अभी सेफ हैं। महिला को हम इमीडिएटली एएलएस एम्बुलेंस में एससीबी कटक शिफ्ट कर दिए हैं। एंड वी आर कोऑर्डिनेटिंग अबाउट हर हेल्थ। एंड बहुत ही जल्दी एक्यूज एप्रीहेंड हो। बात यूपी की करते उत्तर प्रदेश में बजट सत्र का दूसरा दिन है। विधानसभा में हंगामे के आसार हैं। महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग की जा रही है। समाजवादी पार्टी सड़क से सदन तक योगी सरकार से पूछ रही है सवाल। उत्तर प्रदेश में बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कल की अगर बात की जाए तो भारी हंगामा समाजवादी पार्टी के विधायकों ने किया था। कल पेश होगा यूपी में 2023 का बजट और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यही कहना है, विधायकों का यही कहना है कि वो सदन से सदन तक योगी सरकार से लगातार सवाल पूछते रहेंगे। कल पेश होगा यूपी में बजट। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक यहां पर शोर शराबा और यहां पे नारेबाजी करते हुए नजर आए थे। उनके हाथों में तख्तियां भी थी। सरकार से वो सवाल पूछ रहे हैं। आज दूसरा दिन है। कल राज्यपाल का भी भाषण था, जिससे पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने काफी हंगामा किया, नारेबाजी की और उनका यही कहना था कि वो महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।
तो एसपी सड़क से सदन तक योगी सरकार से सवाल पूछ रही है। कल एसपी के विधायकों ने जमकर यहां पे नारेबाजी की, सवाल उठाए। अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। राजस्थान के जालोर में बहरोड विधायक बलजीत सिंह यादव ने जिले में 4 विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 किलोमीटर की दौड़ लगाई। इस दौरान यादव ने राजस्थान सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार में आए दिन सभी तरह की भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन सरकार आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कि मैं पिछले 4 साल से राजस्थान की विधानसभा में मांग करता आ रहा हूं कि हिंदुस्तान के 22 राज्य ऐसे हो गए जहां राजस्थान के युवाओं का सिलेक्शन रेट 0 है। इसके आंकड़े मैंने सरकार को दिए कि एक भी राजस्थान के बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है। अलग अलग स्टेट ने अलग अलग कानून बना दिए हैं। जैसे बिहार का रहने वाला हो मूल निवासी, वही सरकारी नौकरी में आवेदन कर सकता है। हरियाणा का रहने वाला हो मूल निवासी, उसी को सरकारी मिलेगी। मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, उसी को सरकारी मिलेगी। तमिल भाषा को जानने वाला है, उसी को तमिलनाडु में नौकरी मिलेगी। बंगला भाषा को जानने वाला है, उसी को बंगाल में नौकरी मिलेगी। कोंकण भाषा को जानने वाला है, उसी को गोवा में नौकरी मिलेगी। इस तरह से अलग अलग कानून बना करके और सबने अपने स्टेट के बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियां सुरक्षित कर ली है, हर स्टेट ने। लेकिन राजस्थान में अदर स्टेट के आकर के और हमारे यहाँ के बेचारे बेरोजगार युवा हैं, उनके हक की नौकरियों पे भी डाका डाल रहे हैं। और इनको मध्य प्रदेश के नर्मदापुर में एक बार फिर गोडसे जिंदाबाद के नारे लगे। HRC के गार्डन में हिंदू महासभा ने एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें महासभा के प्रदेश स्तर के कई नेता शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे ने नाथूराम का जयकारा भी लगवाया और कहा कि सच को लोगों से छिपाया गया है। तो नाथूराम को बताया हिंदू महासभा का कर्मठ नेता। मध्य प्रदेश में हिंदू महासभा का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां पर कि नाथूराम गोडसे के जिंदाबाद के नारे लगाए गए। गोडसे को मैं अपने से पृथक कैसे करूं? नाथूराम गोडसे के इतिहास को छुपाया गया। नाथूराम गोडसे के बारे में मैंने तो हमेशा खुला चैलेंज किया है, आपके माध्यम से भी चैलेंज करता हूं कि जो लोग माननीय गोडसे साहब को हत्यारा मानते हैं, एक प्रेस बुलाई जाए, पूरे भारत का प्रेस एक तरफ बैठे, एक तरफ वो लोग बैठे जो गोडसे जी को हत्यारा मानते हैं और दूसरी तरफ मैं बैठता हूं और प्रामाणिकता के आधार पर हम बात करें कि गोडसे देशभक्त हैं कि हत्यारे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गोडसे जी हिंदू महासभा के कर्मठ नेता थे। 2 अखबारों का संपादन किया उन्होंने। अग्रणी और हिंदुत्व नामक अखबार चलाने वाला व्यक्ति जिसने गांधी को पिता तुल्य माना, उसे सिर्फ एक लाइन में हत्यारा कह देने से वो हत्यारे नहीं हो जाते। भिवानी में 2 मुस्लिम युवकों की हत्या के आरोप में घिरे मोनू मानेसर के समर्थन में अब लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच मानेसर गांव के ग्रामीण और युवा हिंदू संगठनों के साथ सड़कों पर उतरे और मोनू को निर्दोष बताते हुए सीबीआई से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। मानेसर के ग्रामीण एकत्र होकर गुरुग्राम के राजीव चौक से डीसी ऑफिस तक उन्होंने एक पैदल मार्च निकाला और उसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए सीबीआई जांच की मांग की। आपको बता दें कि मोनू मानेसर के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर चुके हैं। बता दें कि 15 फरवरी को राजस्थान के भरतपुर जिला निवासी जुनैद और नासिर को राजस्थान से किडनैप कर लिया गया था। बाद में अगले दिन दोनों की लाश भिवानी जिले के लोहारू कस्बा में बोलेरो गाड़ी में कंकाल के रूप में मिली थी। अगली बड़ी खबर जौनपुर से। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में आरोपी अब्दुल सलाम के पैर में गोली लगी। 25,000 का इनामी बदमाश अब्दुल सलाम गिरफ्तार कर लिया गया। अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ में आरोपी अब्दुल सलाम के पैर में गोली लग गई। 25,000 का इनामी बदमाश अब्दुल सलाम गिरफ्तार कर लिया गया। अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की गई। तो मुठभेड़ में आरोपी अब्दुल सलाम के पैर में गोली मार दी गई। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली, जहां 25,000 का इनामी बदमाश अब्दुल सलाम जो था वो पकड़ा गया और उसके पैर पर पुलिस ने गोली मार दी, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई।
अगली बड़ी खबर झारखंड से। झारखंड के लोहरदगा में हाथी का आतंक देखने को मिला है। हाथी ने 24 घंटे में 5 लोगों को कुचल दिया। हाथी के हमले में सभी 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ग्रुप से बिछड़कर गांव में यह हाथी घुस गया था, जिसके बाद इसने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हाथी ने 24 घंटे में 5 लोगों को कुचल दिया। हाथी के हमले में सभी 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ग्रुप से बिछड़कर यह हाथी गांव में घुस आया था और उसके बाद इसने तबाही मचानी शुरू कर दी। 5 लोगों को इस हाथी ने मौत के घाट उतार दिया। झारखंड के लोहरदगा में हाथी का आतंक देखने को मिला, जहां इस हाथी ने 5 लोगों को कुचल दिया। सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। तो ग्रुप से बिछड़कर हाथी गांव में घुसा था। तो पता नहीं, हम लोहरदगा में थे। पुलिस जब पता चला कि लोहरदगा से वापस जाते हुए पता चला कि 3 को मार चुका था। जिसे लोहरदगा से घर पहुंचते हुए पता चला कि भाई को भी मार। गाँव में सर बहुत आतंक, तो कहो मत कहते, गाँव से 3-4 लाशें निकल गई, तो फिर आतंक ही है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जो जंगली हाथी है उसका आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसा हम लोग देख रहे हैं वहाँ पर जैसा स्थिति है, हाथी हम संभवतः का पागल टाइप का हो गया है, जो लोगों को देख करके डायरेक्ट उन लोग को मारने के लिए दौड़ जा रहा है। तो ऐसा हम लोग का विभाग, पुलिस विभाग सब लगा हुआ है, उसको सही जगह खदेड़ के उसको भगाएं, ताकि ग्रामीणों का जो जान माल का क्षति हो रहा है उससे बचा जा सके। और जितना भी हम लोगों को संभव हो पाएगा, हम लोगों ने 2 टीम को और बुलाया है। एक पुरुलिया का बांकुड़ा टीम आ रहा है और एक दूसरा आपका रांची से QRT टीम का निकल चुका है हाथी को भगाने के लिए। तो तत्काल अभी हम लोग सब व्यवस्था लेके जा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इसे जिला का जो हम लोग का सीमाना है उससे बाहर इसको निकाल करके ग्रामीणों को सुरक्षित कर सकें। पीएम मोदी के पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना कांग्रेस नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा को महंगा पड़ गया है। उनके विवादित बयान के बाद वाराणसी में दर्जनों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं बीजेपी के जिलाध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने पवन खेड़ा से माफी मांगने को कहा है। तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां वाराणसी में पवन खेड़ा के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। पीएम मोदी के पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी पवन खेड़ा ने। तो इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।